तो हेलो एवरीवन, आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ चीज़ें कवर करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमें इस नाम का पता होना चाहिए कि एनाटॉमी का क्या मतलब है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या उन स्ट्रक्चर्स की जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टडी करना हम एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर है, जैसे ह्यूमंस ही है, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, वो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस सब की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। कहने का मतलब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं। अभी प्लांट की बात अगर हम कर रहे हैं तो प्लांट को काट के उसकी स्टेम के अंदर हमें किस तरह के सेल देखने को मिलेंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से टिश्यूज देखने को मिलेंगे, उन सब को जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब सिंपली द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम लिखेंगे स्टडी स्टडी ऑफ इंटरनल, इंपॉर्टेंट है इंटरनल। अगर मैं एक्सटर्नल कर दूं तो गलत हो जाए। इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किस तरीके से अरेंजमेंट है उन स्ट्रक्चर्स की। जैसे हम देखते हैं टिश्यूज को कि कौन सा टिश्यू कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है प्लांट की बॉडी के अंदर, ऐसी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। अगर मैं बताता एक्सटर्नल यानी बाहर की स्टडीज को अगर हम करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अभी हम एनाटॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर एनाटॉमी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की है तो जाहिर सी बात है हम प्लांट्स की एनाटॉमी की बात करेंगे, पेड़ पौधों की, जानवरों की एनाटॉमी नहीं। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ना है हमने। और हमें यह पता है कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और याद रखना हम प्लांट्स में भी सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे ही कंसीव्ड रहेंगे, हालांकि जिम्नोस्पर्म्स की भी कई ज्यादा चीजें हम पढ़ लेंगे। प्लांट्स का जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम, वो होता है ऑर्गन ऑर्गन लेवल। याद रखना है ऑर्गन लेवल। जैसे हम समझते हैं कि सबसे पहले सेल्स होते हैं, फिर सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यू लेवल बनता है, फिर टिश्यू के एग्रीगेशन से टिश्यू सिस्टम्स बनते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू सिस्टम्स के मिलने से एक ऑर्गन बनता है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां तक गई है हियरार्की के अकॉर्डिंग वो सिर्फ ऑर्गन लेवल है। अब ऑर्गन लेवल क्या, जैसे आपने प्लांट के अंदर एक लीफ को देखा होगा, लीफ, आपने एक स्टेम को देखा होगा, स्टेम, आपने फ्लावर को देखा होगा, फ्लावर, ये सारे ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स कहलाएंगे। जैसे ह्यूमन के अंदर स्टमक है, ऑर्गन है, ह्यूमंस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो एक ऑर्गन है। लेकिन अब देखो इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेटेडली सिस्टम नहीं चल रहा है पूरी उम्र भर के लिए। जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन का एक क्लोज रिलेशनशिप है, जब ये आपस में काम कर रहे हैं तब जाके एक प्रोसेस को कर पा रहे हैं, इसलिए दो ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना, जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बोला, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के मिलने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना जैसे ह्यूमंस होते हैं। बट प्लांट्स में वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती ऑर्गन सिस्टम की या ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे डायरेक्ट लीफ, स्टेम, फ्लावर्स हैं जिनके मिलने से एक पूरा प्लांट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम एनाटॉमी की डिस्कशन करेंगे वो तो ऑर्गन लेवल तक ही रहेगी। मेरे कहने का यही मतलब था कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जब भी हम एनाटॉमी की डिस्कशन करेंगे दैट विल बी कंसीव्ड एंड कन्फाइंड ओनली टू द ऑर्गन लेवल ऑफ द प्लांट्स। जैसे हम लीफ को देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, फ्लावर को भी देख लेंगे, और भी कई स्ट्रक्चर से सबको देखा जाएगा, रूट को देख सकते हैं, वो भी एक ऑर्गन है। ये बात हो गई। अब एनसीईआरटी लिखती है कि एनाटॉमी की स्टडीज से हमें कंपैरिजन मिलता है डिफरेंट टिश्यूज का। ये एक तुक्का सा पॉइंट उन्होंने कह दिया था कि ये बच्चों वाली चीज है कि जाहिर सी बात है कि जब हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे समझ लो एक सिंपल पैरेन्काइमटस सेल है, एक ट्रैकीड सेल है,
तो जाहिर सी बात है ये इलोंगेटेड एंड टेपरिंग होता है और ये आइसोडायमेट्रिक होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके कंपैरेटिव एनाटॉमी हो जाती है आपस में, एनसीईआरटी का कहने का ये मतलब है। फिलहाल के लिए हमने इस पॉइंट को जिक्र कर दिया, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, वो आप पढ़ लेना। लेकिन सबसे पहली बात, हम जो है हमने सेल को पढ़ा, सेल को पढ़ा तो वो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद हमने देखा कि कई सारे सेल्स जब आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते, उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम टिश्यूज की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू, अभी टिश्यू क्या है? टिश्यू, देखिए टिश्यू एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, प्लांट टिश्यू भी। एनिमल टिश्यूज हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यूज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। टिश्यू जो होता है सिंपली इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल या क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जनरली ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, इन सारे सेल्स के ग्रुप्स, एक ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको इसने फुलफिल करना होता है। सबसे पहली चीज होनी चाहिए, मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। इसका क्या मतलब? मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन, यानी जितने भी सेल हैं इस टिश्यू के अंदर, ये सारे सेल्स का ओरिजिन, यानी जिससे वो बने हैं, वो एक ही होना चाहिए, जिसको हम देखेंगे आगे, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। वहां पे एक ही सेल से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टिश्यूज के बनते हैं। तो हमने बताया कि एक टिश्यू का कॉमन ओरिजिन है, ये नहीं कि अगर एक टिश्यू टिप पे पाया जा रहा है तो उसका कुछ सेल जो है रूट एपिकल मेरिस्टम से बने होंगे और कुछ सेल शूट एपिकल मेरिस्टम से बने होंगे। ऐसी बात नहीं है, एनिमल्स में भी एक क्राइटेरिया फॉलो होता है कि जिनका एक कॉमन ओरिजिन हो। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन, हालांकि ये कोई स्ट्रिक्ट फंक्शन नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी नहीं है कि कॉमन फंक्शन होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर टिश्यूज का कॉमन फंक्शन होता है, लेकिन कुछ का कॉमन फंक्शन होता भी नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर का सेम होना। स्ट्रक्चर सेम आर मे नॉट बी सेम, ये भी लिखेंगे, मे नॉट बी सेम। सेम भी हो सकता है और सेम हो भी नहीं सकता। सेम हम पढ़ेंगे जब हम सिंपल टिश्यूज को पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यूज, वहां पे हम देखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स एक जैसे हैं, सेम स्ट्रक्चर है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और मे नॉट भी सेम, यानी सेम हो भी नहीं सकता जब हम पढ़ेंगे परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिसमें आपका जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। इनमें हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, बल्कि इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब जाइलम में देखोगे वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। ऐसे ही फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। फिलहाल के लिए इतनी बात हमने डिस्कस कर ली कि टिश्यू बोलते किसको है। तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, ये पॉइंट आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि ये कॉमन ओरिजिन क्या है, और फंक्शन एक ही होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात हमारे पास स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हमने टिश्यू को देखा, अब हम देखते हैं कि प्लांट में किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। याद रखना, किसी भी प्लांट में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन टिश्यू, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए आप ही मेरे साथ साथ। पहला जो टिश्यू है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आज की क्लास इसी टिश्यू के इर्द गिर्द घूमेगी हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो दूसरा टाइप का टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक क्या है और परमानेंट क्या है? सबसे पहले प्लांट में जितने भी टिश्यूज उसकी पूरी की पूरी जिंदगी में पाए जाते हैं, ये वही तो है, बस और कुछ नहीं।
और मेरिस्टेमेटिक क्या है? देखिए मेरिस्टेमेटिक अगर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट याद रखना है ये वर्ड मेरिस्टेमेटिक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस जो मैरिस्टॉस है, MERISTOS, मैरिस्टॉस एक ग्रीक वर्ड था जिससे ये निकला है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डिविजिबल। डिविजिबल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी है। सिंपल, ग्रुप ऑफ सेल्स which have capacity to divide। सिंपल कि वो सेल्स जिनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फॉर एग्जांपल एक सेल को मैं बना लेता हूं, इसी से आपको मैं कंसेप्ट परमानेंट टिश्यू को मैं दूंगा। समझ लीजिए कि ये एक सेल है, मैं यहां पे बना रहा हूं, समझ लीजिए एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, समझ लीजिए एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल अकॉर्डिंगली जब मैंने बोला कि डिविजिबल, कहने का मतलब ये माइटोसिस कर सकता है। अब समझ लीजिए कि इसने माइटोसिस की और इसने दो सेल्स बना लिए। डिवीजन का यही मतलब होता है कि अपनी कॉपी नंबर को बढ़ाना, इसकी ऐसे डिवीजन हो गई और इससे दो सेल्स बन गए। अब होता क्या है कि इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, इसमें से कुछ सेल्स, जैसे समझ लो एक सेल को मैं ले रहा हूं, ये तो वापस यही काम करता है जो इसने किया था, मतलब ये सेल आगे डिवाइड करेगा और दो सेल्स में, फिर वो आगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे कि लीनिएज बनती जाएगी डिवीजन की। इसलिए मैंने सिंपली ये कर दिया, इसका मतलब कि ये सेल इसी का रोल जो है रिप्ले करेगा, जैसे इसने डिवाइड किया था सिमिलरली ये भी डिवाइड करेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइड। डिवाइड डिवाइड करने के बाद नंबर को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ परपेचुएशन। हम लिख देते हैं सेल्फ परपेचुएशन, ऐसी को रीजनरेशन भी बोलते हैं। परपेचुएट करने का मतलब होता है फल फूलना, सेल्फ का मतलब खुद ब खुद, जैसे ये सेल्स हैं ये खुद ब खुद डिवाइड करते जाते हैं तो इनको खत्म किया ही नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, वैसे ही आप मेरिस्टेमेटिक सेल को ले सकते हो कि ये भी वैसा ही एक सेल है। इनमें से ही मेरिस्टेमेटिक सेल आगे डिवाइड करते जाएंगे, उम्र भर तो उन्होंने डिवीजन ही नहीं करनी ना, तो इन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिनका सेल साइकिल रुक जाता है, ठीक है, जिनका सेल साइकिल रुक जाता है। समझ लो इनका सेल साइकिल रुक गया। अब ये हमने पढ़ा है कि जब जिनका सेल साइकिल रुक जाता है, जो G0 फेज में चले जाते हैं, जिसको क्विसेंट सेंटर बोलते हैं या क्विसेंट फेज बोलते हैं, वो आगे डिवाइड नहीं कर पाते, बल्कि वो कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद प्लांट के लिए। इसी सेल को, इन जैसे सेल्स को जिन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खो दी है, जो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उनको परमानेंट टिश्यू बनाया जाता, कहा जाता। तो ये बन गया परमानेंट सेल। परमानेंट सेल, तो क्या मैं परमानेंट सेल को या टिश्यू को डिफाइन कर सकता हूं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है डिवीजन करने की? originated from meristematic tissue but have lost capacity of division। क्या ये बात समझ में आ गई कि ओरिजिनेट तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही होते हैं, लेकिन इन्होंने डिवीजन करने की कैपेसिटी खो दी होती है। मसला यही है, बात यही है, इन्होंने डिवीजन करने की कैपेसिटी खो दी होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, यहां पे आप परमानेंट लिख सकते हो।
एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल में 3 तरह के टिश्यूज आते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। अभी के लिए नाम लिख लीजिए, बाद में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 तरह आते हैं, 2 तरीके के आते हैं। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बेसिस क्या है इन दोनों को डिवाइड करने की, कि सिंपल क्यों कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? तो सिंपल इसलिए क्योंकि जब हम इनमें से किसी एक को देखेंगे तो इनमें जो सेल्स होंगे उन सब का एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे। ऑल सेल्स हैव सेम स्ट्रक्चर, या आप लिख सकते हो सेम टाइप ऑफ सेल्स। जैसे अगर गोल गोल सेल्स होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे ही सेल्स पाए जाएंगे। जब हम इनको डिस्कस करेंगे, जैसे पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम डायमीटर के सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। आप समझिए, एक चीज ऐसी है जिसमें तो एक ही जैसी चीजें पाई जा रही हैं, तो वो तो सिंपल चीज है डिस्कस करने के लिए। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें कई तरह की चीजें पाई जा रही हैं, कई तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसे टिश्यू को इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे आप पढ़ोगे इनमें 4 तरह के सेल होते हैं, इनमें एक ही तरह का होता है, उनमें 4 तरह का सेल होता है। बहरहाल ये सब तो बाद की बात है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सिंपल आइडिया आपको मिल गया है कि जिसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवीजन करने की, और डिवीजन से वो 2 तरह के टिश्यूज को ओरिजिनेट करता है। एक तो वो ही जो कि हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, वैसे सेल्स जिस प्रॉपर्टी को सेल्फ परपेचुएशन या रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं, और दूसरा वो टिश्यूज जो कि क्विसेंट फेज में चले जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज को अराइज करते हैं। मसला सारा यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हर कोई चीज जनरेट होती है। अब इस मेरिस्टेमेटिक की जरा बात कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने देखा कि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। सिंपली हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, समझ लीजिए ये सेल है, ये आप सब ने मेरे साथ बनाना है, प्लीज थोड़ा फोकस करके बनाइएगा इस टिश्यू को। ये मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना रहा हूं। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है इन सब की, ये जो सेल्स होते हैं, ये जितने भी सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनकी शेप कुछ भी हो सकती है। शेप की अगर बात करें, मे बी ओवल, अंडे की आकार के हो सकते हैं, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन होंगे सारे के सारे सेम। एक खास प्रॉपर्टी जो इनकी याद रखती है, नो आर लिटल इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, या तो होंगी ही नहीं या तो बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी, जैसे मैंने दिखाई। ये बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये जितने भी सेल्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखोगे कि अगर इस सेल एक को मैंने उठाया और इसको और जूम किया, इसके अंदर जो जितना भी प्रोटोप्लाज्म वो है डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म।
अब डेंस क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल को अगर डिवाइड करना है तो इसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगी। इसके बाद इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अभी लीस्ट डेवलप होते हैं, उतने डेवलप नहीं होते। फिलहाल के लिए इसके बाहर जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये भी याद रखना। डेलिकेट, डेलिकेट यानी नाजुक, एंड थिन और पतली सी प्राइमरी सेल वॉल बाहर से होगी। हमें पता है कि जब यही परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें सेकेंडरी वॉल बनेगी और कुछ केसेस में टर्शरी वॉल भी बन सकती है, फिर तो बहुत हार्ड बन जाता है सेल जब वो डेड से फेज में चला जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लिविंग सेल्स हैं और इनके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म है, वो भी बहुत डेंस प्रोटोप्लाज्म है, और डेलिकेट और थिन प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। इनके ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। इनके अगर आप क्लोरोप्लास्ट्स को ही देखोगे उनको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है इस स्टेज पे, हालांकि उतना कुछ मेंशन करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिहाजा ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो कि हमें इन सेल्स के बारे में पता होनी चाहिए थी। शेप इनकी कुछ भी हो सकती है, ज्यादातर ये गोल ही होते हैं, यानी सर्कुलर पाए जाते हैं ज्यादातर शेप में, जिसको हमने स्फेरिकल भी लिख दिया है। इतनी बात क्लियर है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हमने देखना हो, इसके हम डिवीजन करेंगे कि कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं एक प्लांट की बॉडी में। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस दूंगा, समझ लीजिए। समझ लीजिए ये जमीन है, जमीन को हमने खोदा और एक बीज इसमें लगा दिया। समझ लो ये वो बीज है, समझ लो ये बीन्स है, राजमास है। अब जब ये जर्मिनेट करेगा, समझ लो ये जर्मिनेट कर गया, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इसने बनाए। अगेन ये लैंड का सरफेस है। एक स्ट्रक्चर जो इस एम्ब्रियो जिसके अंदर था, इस एम्ब्रियो ने बनाया, ये बना रेडिकल, रेडिकल। और ऊपर जो जमीन से ऊपर गया इसको बोलते हैं प्लिम्यूल, रेडिकल एंड प्लिम्यूल। ये बात तो क्लियर है। रेडिकल एंड प्लिम्यूल बने आफ्टर द एम्ब्रियोनिक जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब समझिए, ये जो सीड के अंदर एम्ब्रियो था छोटा सा, समझ लो ये इतना ऐसा एम्ब्रियो था, समझ लो ये एम्ब्रियो था। अब इस एम्ब्रियो के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिन सेल्स को एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर, एक स्टिमुलस मिलने पे, जब ये जमीन के अंदर थे, मॉइस्चर मिला, टेम्परेचर मिला, तो वो डिवाइड करना स्टार्ट किए। तो उनकी डिवीजन से ही तो हमारे पास ये बड़े स्ट्रक्चर्स बने, एक प्लिम्यूल बना, एक रेडिकल बना। ये प्लिम्यूल आगे जाके पूरे शूट सिस्टम को बनाएगा, ये पूरे रूट सिस्टम को बनाएगा। तो जाहिर सी बात है इस एम्ब्रियो में वो जो इनिशियल सेल्स थे जिनको ये सिग्नल मिला कि आप प्लिम्यूल बनाओ और रेडिकल बनाओ, जिन्होंने प्लिम्यूल और रेडिकल बनाया आफ्टर सेवरल डिविजन्स, वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल ही है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि वो डिवाइड तो कर रहे हैं ना सेल्स। एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो डिवाइड तो कर रहे हैं और वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। फर्क इतना है कि उसको प्रोमेरिस्टम कहा जाता है, ये बात याद रखना, प्रोमेरिस्टम। इसका जिक्र कहीं नहीं है बट मैं लिख रहा हूं प्रोमेरिस्टम, या इसी को एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। अब इसको प्रो क्यों बोलते हैं? मेरिस्टम का मतलब भी होता है कि ये बहुत पुराना टिश्यू, बहुत पहले वाला टिश्यू है जिससे आगे सारे टिश्यू बनेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम प्रो लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो सेल्स डिवाइड कर रहे थे वो प्रोमेरिस्टम कहलाते हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करके इस फेज पे पहुंचे, प्लिम्यूल पे और रेडिकल पे, उसके बाद जब यहाँ पे शूट बनेगी, शूट बनेगी, शूट एपेक्स बनेगी, रूट एपेक्स बनेगी, फिर जाके मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे जिनको हम प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात ये कि देखिए इस प्लिम्यूल की ये टिप ग्रोथ कर रही है, ये टिप ग्रोथ कर रही है, और रेडिकल की ये टिप ग्रोथ कर रही है, टिप जो है वो ग्रोथ कर रही है, जो इनकी एपेक्स है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर के लिए ग्रो कर रही है, नीचे के लिए ग्रो कर रही है, तो जाहिर सी बात है एपेक्सिस पे, एपाइसिस पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। ऐसे सेल्स होंगे जो डिवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्सियल ग्रोथ हो रही है। तो जाहिर सी बात है एक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पे होगा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पे होगा। जो प्लेम्यूल के टिप पे या प्लेम्यूल के एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं उसको शूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, याद रखोगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट का मतलब प्लेम्यूल से आगे जमीन के ऊपर पूरा शूट सिस्टम बनेगा, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। और रेडिकल का मतलब आगे बाके पूरा ये रूट सिस्टम बनाएगा। और इसकी एपेक्स पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल का मतलब क्या? एपिकल का मतलब जो एपेक्स पे, जो टिप पे पाया जाए। और मेरिस्टम तो है ही रूट और शूट। शॉर्ट में आप लिख सकते हो RAM, रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम। और इसको लिख सकते हो सैम, SAM, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। समझ लो इन्होंने और डिवाइड किया। आप समझ लो ये सीड को मैं इतना लिखा लेता हूं क्योंकि अब जाहिर सी बात है कंज्यूम भी हुआ होगा ये डिवीजन करते करते। आप समझ लीजिए कि इतना ये डिवाइड कर चुका है और ये इसकी रूट है। आप समझिए क्या होगा। देखिए ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा था तो ये लंबा हुआ। रूट एपिकल मेरिस्टम नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा था तो ये नीचे की तरफ लंबा हुआ। अब समझिए ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है जैसे जैसे ये ग्रो करता है ना तो बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस छोड़ जाता है अपने सेल्स के। यहाँ पे ये अपने पैचेस छोड़ जाता है अपने सेल्स के। जैसे एक यहाँ पे छोड़ा, एक यहाँ पे छोड़ा। यहाँ पे तो है अभी भी ये सेम शूट एपिकल मेरिस्टम, लेकिन बीच बीच रीजन्स में ये अपने पैचेस छोड़ जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगा तो ये भी डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे। तो यहाँ पे आपके पास लीफ बन सकता है, ब्रांच बन सकती है इन वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, जो कि इस सैम ने पीछे छोड़े हैं। मतलब ये डिवाइड तो करता गया, इनके आगे पीछे परमानेंट टिश्यू बन गए, लेकिन ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहीं पर रह गए। इसको बोलते हैं बड फॉर्मेशन, एक बड बन गया। और सिंपली अगर मैं लिखूं इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो कि एक पत्ते के साथ पीछे जैसा होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सिलरी बड बना है, सिंपली बड भी आप इसे इस स्टेज पे लिख सकते हो। ये शूट एपिकल, ये रूट एपिकल मेरिस्टम सिंपली लीनियर ग्रोथ करता जाता है। अब ये बड के पास वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस बड के पास वाला जो रीजन है, इस रीजन पे भी हमारे पास, इसको नोडल रीजन कहा जाता है, याद रखना। जहां कहीं पे एक ब्रांच देखने को मिले, एक लीफ देखने को मिले, एक बड देखने को मिले, उसको नोड बोलते हैं। समझ लो ये नोड है, NODE, नोड। और एक नोड ऊपर है, ये दोनों नोड है। जो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, इंटर का मतलब इन बिटवीन और नोड का मतलब दो नोड्स के बिटवीन में। इस नोड पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रह गया, क्योंकि पीछे इसने कुछ छोड़ा था, बड नहीं, बड का टिश्यू तो अलग है, लेकिन इस नोड पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रह जाता है, या इस इंटरनोड पे ही कोई ना कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बीच में रह जाता है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है और रूट एपिकल मेरिस्टम है, इनका काम था ऊपर की तरफ ग्रोथ करना और नीचे की तरफ ग्रोथ करना, यानी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना, कर रहे थे, लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे ये प्लांट की। अब जो ये बीच में इंटर कैलरी आया, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, कैलरी का मतलब होता है डेवलप्ड टिश्यूज, क्योंकि यहां पे डेवलप्ड टिश्यूज होंगे, कॉर्टेक्स होगा, वास्कुलर बंडल्स होंगे, उनके बीच में कहीं पे पैचेस रह गए इंटर कैलरी मेरिस्टम के, जो कि डिवाइड करेंगे और इस नोड लेंथ को बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, यानी अगर नोड लेंथ इतनी थी पहले, जब ये इंटर कैलरी मेरिस्टम डिवाइड करेंगे तो ये नोड लेंथ सक्सेसिवली बढ़ जाएगी। तो क्या आप देख सकते हो कि इंटर कैलरी मेरिस्टम के डिवीजन से भी आपके पास प्लांट की लीनियर ग्रोथ ही हो रही है, यानी प्लांट का साइज ही इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसी ग्रोथ को जो प्लांट के साइज को इंक्रीज करती है, याद रखना,
ऐसी ग्रोथ जो प्लांट के साइज को इंक्रीज करती है, जैसे ये ऊपर नीचे के साइज को, सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करती है, नॉट साइज, जो लेंथ को इंक्रीज करती है, इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और ऐसी ग्रोथ, क्योंकि हमें पता है कि अब प्लांट कितना ही लंबा हो जाए लेकिन नीचे से उसको मोटा भी तो होना होगा। जैसे कई पेड़ होते हैं, उनके तने अगर मोटे नहीं हुए तो वो कमजोर पड़ के गिर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ पेड़ों की, या ज्यादातर पेड़ होते हैं उनकी गर्थ इंक्रीज होती है, उनका मोटापा इंक्रीज होता है। तो एक तो था लेंथ का इंक्रीज होना, जो ऊपर हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जो गर्थ इंक्रीज हो रही है, जो मोटापा हो रहा है, जो थिकनेस हो रही है किसी पेड़ में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और वो टिश्यूज, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये जितने भी मेरिस्टम्स है इन सब को प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। इनको भी आप नोट कर सकते हो। ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टम है, ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टम है, और ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टम है। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ को शो करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ इज जस्ट द लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जस्ट द इंक्रीज इन लेंथ, व्हाइल सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन द गर्थ। अब क्या होता है कि सेकेंडरी, लेकिन अब हमने देखना है कि बाद में जो ये स्टेम होती है या रूट होती है, अब लंबा तो हो गया, अब कितना ही लंबा होगा, थोड़ा हवा का झोंका आ जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फायदा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस स्टेम को मोटा करने का थोड़ा हमें एक्सपेंस चाहिए, ताकि मोटी स्टेम अगर हो तो ऊपर के भार को, ऊपर की कैनोपी को वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे सके किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्यू से। तो जाहिर सी बात है इस स्टेम को मोटा होना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद यहां पे जो ये स्टेम होती है, फॉर एग्जांपल ये स्टेम होती है, इसके अंदर सारे के सारे परमानेंट टिश्यू सेल्स थे जो जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी छोड़ दी थी। उन सेल्स में से, उन परमानेंट सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि वापस उस डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन कर लेते हैं। मतलब एक सेल था, सबसे पहले समझो कहानी को, एक परमानेंट सेल, एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया और एक परमानेंट सेल बना लिया। से फॉर एग्जांपल एक कॉर्टेक्स का सेल उसने बना लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वही कॉर्टेक्स का सेल वापस डिवीजन कर रहा है, वापस अपनी डिवीजन की कैपेसिटी उसने रिगेन कर ली, मतलब वो वापस से सेल साइकिल में एंटर कर गया। तो ऐसे प्रोसेस को, क्योंकि जहां पे पहले मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बना, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट होना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यू। जैसे हमारे पास पैरेन्काइमा की डिफरेंशिएशन हुई, कॉर्टेक्स की डिफरेंशिएशन हुई, लेकिन एक परमानेंट सेल से वापस हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाना। जैसे यहां पर ये जो स्टेम है, यहां पे तो अब सारे परमानेंट सेल थे, लेकिन परमानेंट सेल से वापस हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनना, यानी वापस उस सेल में रिटेन हो जाना डिवीजन की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल बने और जब ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में है, इनके डिवीजन से जो आगे सेल्स बनेंगे, जिनको हम आगे सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम को, या कॉर्क कैम्बियल ग्रोथ को, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, वापस से डिफरेंशिएट होना। वो बात की बात है। फिलहाल के लिए वो सेल्स जो कि गर्थ को इंक्रीज करते हैं, हम लिखेंगे गर्थ को इंक्रीज करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं, जो गर्थ को इंक्रीज करते हैं, और जो डी डिफरेंशिएटेड होते हैं, ये भी लिखेंगे डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड का मतलब परमानेंट सेल से वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनना। ऐसे सेल्स को ही हम सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जो गर्थ को इंक्रीज करे, ओवरऑल गर्थ को इंक्रीज करे। तो क्या हमारे पास ये तीन चीजें क्लियर हुई? हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम किसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अब जाहिर सी बात है ये जो यहाँ टिश्यू बनता है स्टेम में, ये कुछ ऐसे पैचेस होते हैं छोटे छोटे से। ये जो स्टेम में टिश्यू बनता है ना, आफ्टर डी डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू सेल्स टू फॉर्म, इस को हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं।
वेस्क्यूलर कैम्बियम, और इसके बाहर एक और होता है, उसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। कॉर्क, अभी आप नाम लिख लो, बाद में सब डिस्कस कर लेंगे। कैम्बियम, इन दोनों को मिलाकर अगर हमने देखना हो, क्योंकि देखो प्लांट के लेटरल साइड्स पे पाए जा रहे हैं, एक तो अपेक्स पे थे शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, कुछ बीच में रह गए इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेकिन कुछ साइड्स पे पाए जा रहे हैं जो कि इसको वाइड कर रहे हैं, इस प्लांट को वाइड कर रहे हैं, वाइड द साइड्स, इसलिए इनको बोलते हैं लेटरल, क्योंकि लेटरल साइड्स, इन साइड्स को लेटरल बोलते हैं, इन टिश्यूज को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम हमेशा सेकेंडरी होते हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब देखो एक ही डायग्राम में मैंने सारा फंडा क्लियर कर दिया। अब इसको सम अप करने के लिए मैं इसको और थोड़ा सा अब सिस्टमैटिक वे में आपको बता देता हूं, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स को या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि वो कहां पे पाए जा रहे हैं। तीन तरह के हमने पढ़े, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम्स, दूसरे हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, और तीसरे पढ़े हमने लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स में भी हमने दो पढ़े, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। इन सबको और दिखाने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं, जो डायग्राम आपने हमेशा कहीं ना कहीं देखा होगा। समझ लो एक प्लांट है, प्लांट की ग्रोइंग टिप है। देखो ये प्लांट की जो एपेक्स है, इसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम, जो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा तो लेंथ को इंक्रीज करेगा। जो नोड्स पे पाया जा रहा है या सेल या टिश्यूज के बीच में, जो कि वापस इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, उसको इंटरकैलरी ज्यादातर मोस्टली मोनोकॉट्स में मिलता है, मोनोकॉट प्लांट्स में मिलता है, ये बात याद रखना। जैसे ये घास है, अब कोई हर्बी हो रहा है, इसको ऊपर से यहां से काट गया, इसको प्लेन कर दिया, समझ लो इस घास को इस जानवर ने खा लिया, लेकिन हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वापस से ग्रो कर जाती है, वापस से इसने वही स्ट्रक्चर्स बना लिए होते हैं उसी जैसे घास का। तो इस ग्रोथ की वजह क्यों है, क्या है कि इसके बीच में, इन टिश्यूज के बीच में कुछ वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाते हैं, जिनको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। हम लिखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स अपनी डिवीजन से वापस इस घास को ग्रो करा देते हैं। और ये देखो ये वाले टिश्यूज जो डी डिफरेंशिएशन से बने हैं, जो कि लेटरल साइड्स पे पाए जा रहे हैं, जो इस प्लांट को जब डिवाइड करेंगे तो बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन से ये बाहर की तरफ इसके मोटापे को इंक्रीज करेंगे, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स। ये हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि कौन सा टिश्यू कहां से ओरिजिन, मतलब कहां से पैदा हुआ, और कौन सा टिश्यू किससे बना है। डेवलपमेंट का मतलब वो बना कैसे है। तीन हमने पढ़े, प्रोमेरिस्टम, जिसको हमने एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी बोला। प्रोमेरिस्टम के डिवीजन से हमारे पास बना, समझ लीजिए ये एम्ब्रियो के अंदर एक सेल था, इसको हमने प्रोमेरिस्टम बोला। ये आगे सेल डिवाइड किया, समझ लो इसने ये तीन तरह के सेल बनाए,
कई तरह के बना सकता है। तो हमने ये 3 सेल बना लिए। अब समझो कि ये जो एक सेल है, इससे हमारे पास ये भी मेरिस्टेमेटिक है, ये भी जाहिर सी बात है, दीज आर आल्सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बट इस वाले सेल से हमारे पास समझ लो एपिडर्मिस बनेगी, इस वाले से कॉर्टेक्स बनेगा और इस वाले से वेस्कुलर बंडल बनेगा। यानी ये पता है कि किस सेल से क्या बनेगा, ठीक है। हालांकि डिवाइड तो ये भी करेंगे, अब ये फुली डेवलप्ड नहीं है, इन्होंने ये बनाया नहीं, बट इनिशियल से इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, जो कि हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम में होते हैं। इनको अभी मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। और लास्ट वाला होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम हमने देखा जो बाद में बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जैसे लेटरल मेरिस्टम की हमने एग्जांपल ले ली। तो ये हमारे पास थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बेसिस। लेकिन इसमें से इसको थोड़ा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइमरी मेरिस्टम का फंडा क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम क्या है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि रूट की एपेक्स कैसी होती है और शूट की एपेक्स कैसी होती है। तो हम उनके स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा बना लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे पहले देखने दो वीडियो की लेंथ क्या हो गई है। 40 मिनट्स पढ़ सकते हैं हम आराम से। समझ लीजिए, समझिए कि हमारे पास हम शूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम का मतलब कि समझो ये प्लांट है यार, ये जमीन के नीचे इसकी रूट्स हैं, ये ग्रोथ कर रहा है, इसकी एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, ये इसके लीव्स आगे। इसकी टिप जो है, इसकी टिप जो कि आगे ग्रो करेगी और इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगी, इसकी टिप पे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, जाहिर सी बात है। तभी जाके ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। अब जब आपने ऐसे प्लांट्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा बड होता है, वो बड ही ओपन करके आगे हमारे पास लीव्स को, ब्रांचेस को बनाता है और आगे प्राइमरी ग्रोथ को शो करता है। तो इस बड को एपिकल बड बोलते हैं, एपिकल बड। इसके स्ट्रक्चर को हम जरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, उसी से हमें शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊंगा। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझिए कि हमारे पास यहां पे जो कुछ सेल्स होंगे, ये वाले सेल्स, एक लाइन को कंसिडर कीजिए जो इस पूरे बड के बीच में से जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस, एस को हम एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस, जो कि सेंटर में से जा रही है। इसको हमने रेफरेंस के लिए लिया है एक्सिस को। अब समझिए कि इस एक्सिस के सबसे लास्ट पे, जैसे यहां पे, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके सबसे लास्ट पे जो प्लांट की मेन एक्सिस होगी, उस मेन एक्सिस के बिल्कुल डिस्टेंट पोर्शन पे जो पार्ट होगा, उसी को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ये वाले जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि डिस्टेंट, इसको लिखेंगे मोस्ट डिस्टेंट, मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम मेन एक्सिस, मेन एक्सिस से सबसे ज्यादा दूरी पे, सबसे आगे जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। यही सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यही डिवाइड करेंगे, आगे के स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे जैसे ये है। समझो आप कैसे, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इधर थोड़े थोड़े से बन रहे हैं, जिनको मैंने प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये भी इन्हीं सेल्स के डिवीजन से बने हैं, ठीक है। इन सेल्स ने डिवाइड किया, ये आगे ऐसे बने, ये ऐसे बने, इनसे आगे जाके आपके पास लीव्स बनेंगे, बड़े बड़े लीफ बनेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। आप लिख लो लीफ प्राइमोर्डिया।
प्राइमोर्डिया या लीफ प्राइमोर्डियम भी बोलते हैं। प्राइमोर्डिया का मतलब जो प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर है, जो पहले बना, आगे जाके जब वे फुली डेवलप होंगे तो तब जाके एक पूरा पत्ता बन जाएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है ऐसा स्ट्रक्चर पहले यहां पे था और ऐसे स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर्स बने हैं। ये एक लीफ है, इसको मैंने पूरा नहीं बनाया यहीं तक, इसके आगे एक पत्ता होगा और इसके आगे भी एक पत्ता होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास ये बड होती है। ठीक है, अब समझिए कि हमारे पास ये लीफ प्राइमोर्डिया है, जब ये और लेंथ को इंक्रीज करेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम से भी और इसकी लेंथ से भी, तो यहाँ पे एक पत्ता और बनेगा, एक पत्ता इधर से बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके डिवीजन कोर्स में इस एक्सिस लाइन से, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है पहले यहां थे सर, डिवीजन करते करते इसी एक्सिस के थ्रू यहां पहुंचे और आगे के स्ट्रक्चर्स पीछे जो छोड़े वो भी अराइज करते गए। कुछ सेल्स जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे रह जाते हैं इस मेन शूट एपिकल मेरिस्टम से। ठीक है, जो कि ऐसे आगे प्रोजेक्शंस बना लेते हैं इन लीफ के या ब्रांचेस के एक्सियल पोर्शन पे, एक्सिलरी पोर्शन पे, एक्सिलरी बोलते हैं जैसे हमारे आर्म्स की ये एक्सिलरी पोर्शंस होती हैं। ठीक है, एक्सिल पे हमारे पास ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन जाते हैं। तो इनके इर्द गिर्द जब स्केली लीव्स आएंगे तो ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड। कोई पूछे कि एक्सिलरी बड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहां से आया, तो हमने सिमिलर सिर्फ इतना जवाब देना है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम जो हमारे पर डिवाइड कर रही थी, उस शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स पीछे लेफ्ट बिहाइंड हो गए, पीछे रह गए, वही सेल्स इन लीफ एक्सियल्स पे आ गए और उन्होंने बड बना लिया, जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, जो कि इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो डिवाइड करके ब्रांच भी बना सकते हैं या हमारे पास कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फ्लावर भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। सिमिलरली रूट एपिकल मेरिस्टम का भी कुछ ऐसा ही फंडा होता है, जैसे मैं यहां पे बनाऊंगा। अब डिफरेंसेस ये है रूट एपिकल मेरिस्टम में, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टम में हमारे पास लाइन के, समझ लो ये एक्सियल लाइन है, शूट एपिकल मेरिस्टम में एक्सिस के मोस्ट डिस्टेंट पार्ट पे एपिकल मेरिस्टम पाया जा रहा था, लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो मोस्ट डिस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो इस वाले रीजन पे पाया जाता है। दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम। और ये चीज जो होती है, जो आगे बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, डर्मेटोकैलेप्ट्रोजन, जिसको हम आगे बताएंगे कि कैसे बनती है रूट कैप। हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी में कि, एम्ब्रियोलॉजी नहीं मॉर्फोलॉजी में, कि रूट कैप जो है, जब रूट जमीन के अंदर पेनिट्रेशन शो कर रही होती है, तो इसको जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, इन सेल्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, इनके डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए इसके आगे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये कॉर्की लेयर, ये जो सेल्स होते हैं इनको रूट कैप कहा जाता है, क्योंकि आगे ये रूट के कैप जैसी होती है, जो कि इजीली इसको जमीन के अंदर पेनिट्रेट कराती हैं, प्लस इन सेल्स को प्रिवेंट करती हैं फ्रिक्शन से। इसको वो रूट कैप बोलते हैं। इसके पीछे हमारे पास टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम होंगे, जो कि डिवाइड करते जाएंगे, पीछे के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे और आगे लेंथ को इंक्रीज भी करते जाएंगे, और रूट एपिकल जो ये रूट कैप है ये ऐसी ही रहेगी हमारे पास। तो ये हमारे पास था ये स्ट्रक्चर रूट एपिकल मेरिस्टम का, एज डिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी। ये तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किए, लेकिन फर्दर डिस्टेंट अगर हम जाएं तो लेट्स डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरीज आई हैं इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि शूट एपिकल मेरिस्टम कैसा है, रूट एपिकल मेरिस्टम कैसा, वही थ्योरीज को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। पहली थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, इंपॉर्टेंट, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी को अराउंड 1870 में प्रपोज किया गया था बाय
हाइंस्टीन, ये नाम याद रखना है। हाइंस्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी को अराउंड 1870 प्रपोज किया था। हिस्टोजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, या सिमिलरली टिश्यू ही हिस्टोजन। जैसे हम स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोजन का मतलब होता है टिश्यू अराइजिंग सेल्स। आप सिमिलरली बता लो कि एक टिश्यू ही होता है हिस्टोजन। तो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो, बस आप वैसा ही इसको डिफाइन कर सकते हो कि हिस्टोजन वही है, जो कि हाइंस्टीन ने दी थी थ्योरी, इसको हिस्टोजन थ्योरी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, फॉर या शूट एपिकल मेरिस्टम, दोनों, बोथ रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं एक को बना रहा हूं, समझ लो। ये उसने कहा कि इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं आपके पास, इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं आपके पास सेल्स के। सबसे बाहर वाला रीजन जो ये सेल्स हैं, ये मैं टिप्स की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये वाले सेल्स, इनको डर्मेटोजन बोलते हैं, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। इसके अंदर आपके पास कुछ सेल्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आपके पास कुछ सेल्स होते हैं, समझ लो वो ये सेल्स है। इसके अंदर ये आपके पास पूरे सेल्स भरे हैं, अब इतना कौन बनाएगा, ये सेल्स हैं, और इसके अंदर भी ये और सेल्स हैं, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, ठीक है। इस वाली लेयर को, जो डर्मेटोजन के सीधे नीचे है, इस वाली लेयर को पेरिब्लम कहा जाता है, पेरिब्लम। और सबसे अंदर वाली लेयर को, जो कि सेंटर में सेल्स का मास है, इसको प्लीरूम बोलते हैं, प्लीरूम। तो हाइंस्टीन ने कहा हिस्टोजन थ्योरी के अंडर कि ये तीनों हिस्टोजेंस हैं। देखो, एक ये लेयर है, ये अलग टिश्यू को बनाएगी, पेरिब्लम अलग टिश्यूज को बनाएगी, प्लीरूम अलग टिश्यू को बनाएगी। हिस्टोजन के अकॉर्डिंग जो डर्मेटोजन है, ये जब आगे डिवीजन करेगी, डिवाइड करेगी, जब परमानेंट टिश्यू इससे बनेगा वो एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बनेगी डर्मेटोजन से, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स बनेगा, और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस और प्लीरूम से जो रिमेनिंग अंदर का वेस्क्यूलर बंडल्स का पोर्शन है, ठीक है, वो वाला बनेगा, वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्क्यूलर बंडल्स, पेरिसाइकल, पेथ, ETC एक्स्ट्रा। जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन है वो प्लीरूम से बनेगा। तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइंस्टीन ने कहा कि चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम है, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम है, उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं, जिनको हम हिस्टोजन्स बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। सबसे बाहर वाला जो हिस्टोजन होता है उसको डर्मेटोजन बोलते हैं। डर्म से निकला है तो मतलब लेयरिंग की ही कोई ना कोई बात होगी, जो कि आगे जब डिवाइड करेगा तो इससे परमानेंट टिश्यू जो बनेगा वो होगा एपिडर्मिस। इसके अंदर पेरिब्लम होगा, पेरिब्लम के रिपीटेड डिवीजन से जो आगे परमानेंट टिश्यू बनेगा वो होगा कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और इसके अंदर जो हमारे पास इनर मोस्ट मास ऑफ सेल्स हैं, जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जिनको हमने प्लीरूम बोला। प्लीरूम जो आगे जाके डिवाइड करेगा तो स्टीलर रीजन को बनाएगा, जिसमें हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल्स, पेरिसाइकल, पेथ एक्स्ट्रा आते हैं। ये हमारे पास हिस्टोजन थ्योरी के अंडर हाइंस्टीन ने कहा था। अब बात कुछ ऐसी है कि ये थ्योरी ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए तो ठीक है, एप्लीकेबल टू सम एक्सटेंट। रूट एपिकल मेरिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है किसी हद तक, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए ये कोई इतना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देती जिस हिसाब से हाइंस्टीन ने कहा था। अब फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज की बेसिस इसने डाली थी इस थ्योरी ने, हिस्टोजन थ्योरी ने। तो ये कोई कंक्रीट थ्योरी नहीं है, सीधी जो बात है कि जो एक्सप्लेन करे हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टम्स के स्ट्रक्चर को या रूट एपिकल मेरिस्टम्स के स्ट्रक्चर को। रीजन इज दैट, वजह यह है कि
हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना किसी शूट एपिकल मेरिस्टम को किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, वहां पे कोई डिस्टिंक्ट रीजन हमें देखने को नहीं मिलता कि ये डर्मेटोजन है, ये पेरिब्लम है और प्लीरूम है। चलो ये अलग से एक लेयर दिख भी जाएगी, लेकिन ये दो पेरिब्लम और प्लीरूम ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, ये आपस में हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो उन्होंने कंक्रीट वे में कहा था कि डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनेगी, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स बनेगा, प्लीरूम से वास्कुलर बंडल्स बनेगा, ये भी कोई कंक्रीट बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये पेरिबलम है जाहिर सी बात नहीं हमेशा यही बनाएगा, ये कभी कभी ये भी बना लेता है, ये प्लीरूम कभी कभी ये तीनों बना लेगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तो डिफरेंशिएट करके किसी भी टाइप का सेल बन सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनसे स्पेसिफिक सेल्स बने, ये स्पेसिफिसिटी नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं है, प्लस कोई भी डिस्टिंग्विशेबिलिटी नहीं है इन तीनों हिस्टोजेंस की जो आइंस्टीन ने कहा था, इसलिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट पढ़नी तो पड़ती है थोड़ी बहुत। तो जब ये एप्लीकेबल नहीं तो फिर कौन सी एप्लीकेबल है, तो हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। इससे आगे 1924 में एक और थ्योरी आती है जिसको शिडमिट देते हैं या सीधे शिडमिट देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या है? ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बाय शिडमिट 1924। ये एप्लीकेबल थ्योरी है किसके लिए? शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए। रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बट शूट एपिकल मेरिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये बताती है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब जैसा मैं बना रहा हूं बस उसी पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बोलती है कि शूट एपिकल मेरिस्टम के सबसे बाहर एक लेयर होगी, ये वाली लेयर, जिसको ट्यूनिका बताया जाएगा। आपने ट्यूनिक नाम सुना होगा, ट्यूनिकेटा नाम सुना होगा, ट्यूनिकेट्स सुना होगा ज़ूलॉजी में। ट्यूनिक का मतलब लेयर ही होता है, तो एक सिंगल सेल लेयर्ड है बाहर से जिसको ट्यूनिका कहा जाता है। ये ट्यूनिका जो है आगे जाके प्रोटोडर्म को बनाएगा। सीधे हम बताएं एपिडर्मिस को, प्रोटोडर्म छोड़ो, एपिडर्मिस जो बाहर के टिश्यूज है प्लस आउटर कॉर्टेक्स को भी बनाता है। आउटर कॉर्टेक्स, बाहर का जो कॉर्टेक्स है उसको भी बनाता है ये ट्यूनिका। इस ट्यूनिका के अंदर आपके पास मास ऑफ सेल भरा हुआ है, जिन सेल्स का स्ट्रक्चर, साइज सब कुछ सिमिलर है, फंक्शन, वे ऑफ डिवीजन एक जैसा है सब कुछ इन सब सेल्स का। ये इधर से भी भरे होंगे, इधर से भी, हर एक जगह से भरे होंगे। इसको बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, सिमिलर, सिंपल में कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है। तो ये मास ऑफ सेल्स या बॉडी ऑफ सेल्स इसको कॉर्पस बोलते हैं। ये कॉर्पस जो है रिमेनिंग स्ट्रक्चर को बनाएगा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर। अब देखो डिफरेंस कहां पे आया, क्योंकि वहां पे हिस्टोजन में तो ट्यूनिका की जगह डर्मेटोजन था जो कि सिर्फ एपिडर्मिस को बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स भी हमने इंक्लूड किया। इसके अंदर कॉर्पस आया, कॉर्पस जो है बाकी सारे टिश्यूज को बनाता है। अब यहाँ पे हमें प्लीरूम पढ़ा, पेरिबेलम पढ़ा, लेकिन वैसी कोई डिस्टिंग्विश्ड चीजें नहीं होती है यहाँ पे कि एक लेयर प्लीरूम की होगी, एक पेरिबेलम की होती है। एक जनरली पूरे सेल्स से भरा होता है, उसको कॉर्पस बोलते हैं, जो कि रिमेनिंग प्लांट बॉडी को बनाता है। अब एक और बात की, जो ट्यूनिका होती है ये डिवाइड हमेशा एंटीक्लाइनल करती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन। और जो कॉर्पस होती है इसमें मल्टी डायरेक्शनल डिवीजन होती है, मल्टी डायरेक्शनल। अब एंटीक्लाइनल डिवीजन का क्या मतलब? अपने दो डिविजन्स के नाम सुने होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। देखिए समझिए कि एक सेल है, ये समझ लीजिए ये सरफेस है, ये सेल इसमें लगे हुए हैं इसके ऊपर।
अब समझिए कि अगर इस सेल ने या इस सेल ने ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, ये अगर सरफेस थी, इस सरफेस के पैरेलल इस सेल ने डिवीजन की, तो बनेगा ऐसे सेल, सॉरी ऐसे सेल्स बनेंगे। इसको ऐसे ही रखो आप। देखो सरफेस के पैरेलल ये वाला प्लेन रहा डिवीजन का, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन से हमेशा गर्थ इंक्रीज होती है, या सीधे वाइडनेस लिखो। देखो क्योंकि अभी ये इतना था, जब ये डिवाइड किया तो बाहर की तरफ सेल बढ़ गया, जब ये ऐसे डिवाइड करेगा तो बाहर की तरफ सेल बढ़ जाएगा, जब वो डिवाइड करेंगे तो बाहर की तरफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे जो गर्थ होती है या वाइडनेस होती है वो इंक्रीज होती है बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन को डिफाइन करना हो, वो बोलते हैं कि जो प्लेन है या जो सरफेस है, सिमिलरली ये जो सरफेस, सिंपली जो ये सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल किसी सेल में अगर डिवीजन हुई उसको पेरिक्लाइनल बोलते हैं। पी फॉर पैरेलल, पी फॉर पेरिक्लाइनल याद रख लेना। इसके अपोजिट है, समझ लो ये सरफेस है, एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, इस सेल में वर्टिकल डिवीजन हुई, वर्टिकल प्लेन में ऐसे, तो कैसी अब सरफेस बनेगी हमारे पास, एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास इस वाली केस डिवीजन को हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस, यही समझ लो ये सरफेस है, जैसे ये सेल है, ये सेल ऐसे डिवाइड करेगा, देखो ये सरफेस जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो सेल सरफेस के परपेंडिकुलरली अपने आप को डिवीजन के अंदर ले, यानी जिस सेल का डिवीजन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उस डिवीजन को एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे ये सेल्स है, ट्यूनिका के सेल्स है, ये जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि एक एक सेल बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होती तो सेल ऊपर की तरफ बढ़ते जाते, हमारे पास गर्थ इंक्रीज होती, लेकिन एंटीक्लाइनल डिवीजन से यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखना कि हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से ये सेल लेयर जो है सिंगल रह जाती है, ठीक है, एक ही ज्यादातर रहती है। लेकिन जो ये कॉर्पस है इसमें मल्टी डायरेक्शनल, का मतलब कि इसमें एंटीक्लाइनल भी होती है, पेरिक्लाइनल भी होती है, ओब्लिक भी होती है, कोई भी डिवीजन होगी, क्योंकि इसने हर एक डायरेक्शन में अपने मास को ग्रोथ देनी है। लेकिन इस ट्यूनिका ने अपने आप को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करनी है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास ये शूट एपिकल मेरिस्टम का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना भूल गया कि रूट एपिकल मेरिस्टम का स्ट्रक्चर में एक एडिशन है जो कि लेटेस्ट डिस्कवरी है, 1961 की शायद डिस्कवरी है वो, रूट एपिकल मेरिस्टम की, जो कि हिस्टोजन थ्योरी को हमारे पास गलत साबित करने के लिए काम आता है। ये क्लोज नाम का एक बंदा था, 1961 में इसने एक चीज निकाली जिसको बोले क्वीसेंट सेंटर। क्वीसेंट सेंटर का मतलब क्या है, और ये होता है रूट एपिकल मेरिस्टम में। समझ लो ये रूट एपिकल मेरिस्टम थी, ये बाहर से इसमें रूट कैप आ गई, इसका काम मैं बता चुका हूं। यहां पे हमने तो डायरेक्ट पहले बना दिया था ना रूट एपिकल मेरिस्टम, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, समझ लो ये वो वाला सेल्स का रीजन है, ये वाले सेल्स डिवाइड ही नहीं करते हैं, नो डिवीजन, इसको बोलते हैं क्वीसेंट सेंटर, क्योंकि ये सारे क्वीसेंट फेज, G0 फेज में चले चुके हैं सेल्स। इसके पीछे हमारे पास सेल्स होते हैं, यह हमारे पास है रूट एपिकल मेरिस्टम। अब देखो हिस्टोजन थ्योरी में इसका कोई स्कोप ही नहीं मिलता कि क्वीसेंट सेंटर नाम जैसी कोई चीज भी होगी हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम में, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की कहानी होती है खत्म। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू परमानेंट टिश्यूज, उसमें भी हम पहले सिंपल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डिस्कस करेंगे।
हर एक टिश्यू को रेस्पेक्टिवली डिस्कस करने के बाद हम फाइनली टिश्यू सिस्टम्स पे पहुंचेंगे। थैंक यू।